हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी बात करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिविजन्स करे क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूं। जी हाँ, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए टारगेट बैच, जिसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं आपके टर्म 2 के सारे सिलेबस दोबारा से फिनिश कराऊँगा। यानी जो आपके टर्म 2 में जितने यूनिट हैं, 5 यूनिट दी गई हैं, 5 यूनिट से हर एक चैप्टर को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, वही फास्ट ट्रैक वे में। मतलब कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अब चैप्टर पढ़े कैसे जाएंगे, ज़रूरी ये है कि क्या अलग होगा इस बैच में। आप इस बैच के साथ क्यों लास्ट तक जुड़े रहें, समझिए ध्यान से। जैसे हर चैप्टर को हम लोग 1 से 2 लेक्चर में पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला चैप्टर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको 1 वीडियो या 2 वीडियो में समझाऊंगा कि पहले उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। होता है ना कई बार कि हम पढ़ते आते हैं तो लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम क्लियर करूँगा कि आप कम समय में क्या क्या चीज़ें पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो उस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, कीवर्ड्स रहेंगे, वो पहले समझा जाएगा। जो आपके लिए डिफिनेशंस रहेंगी वो बताई जाएंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी आती हैं वो भी आपको बताया जाएगा। और 1 से 2 क्लासेस में हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद आने वाले कुछ क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस में, या जितने उस चैप्टर को फिनिश करने के लिए नीड होगी उतने क्लासेस में हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या मतलब कि जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट होते हैं कि हाँ आ सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन, या सीबीएसई के जो पुराने बोर्ड में पेपर लिए गए हैं उसके 10th के पैटर्न के हिसाब से कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, उस हिसाब से हम आपको और क्वेश्चंस कराएंगे जो पुराने एग्जाम्पलर से होंगे या लास्ट ईयर के पेपर से होंगे, एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इस हिसाब से हम लोग पूरे एनसीईआरटी का जो टर्म 2 का सिलेबस है वो क्लास 10th का फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और आई थिंक आपके लिए बहुत ही काम का होगा कि आने वाले 50 दिनों के अंदर अंदर हम लोग पूरा बोर्ड का टर्म 2 सिलेबस फिनिश कर लेंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर और बेहतर हो सके और चाह रहे हैं कि आपके लिए आपके पास एक गणित में अच्छी समझ पैदा हो सके, तो प्लीज़ इस बैच में कंटिन्यू रहिएगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आते। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका टर्म 2 का पहला यूनिट है वो है अलजेब्रा। उस पहले यूनिट अलजेब्रा से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10 मार्क्स के। और उस 10 मार्क्स में आपके 2 चैप्टर हैं, एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, दोनों चैप्टर की कोई फिक्स मार्जिन नहीं है कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, बस 10 नंबर में दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को समझने के बाद उस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है ये भी समझेंगे। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर क्वाड्रेटिक जैसी चीज़ों से क्या हमारी मुलाकात पहले भी कहीं हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, क्लास 9th में अपने आप को ले जाएं, तो हम सबने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ रखा था। लेकिन वहाँ पॉलिनोमियल पढ़ा था, और यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी होगी इस चैप्टर समझने में। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है px, जिसकी डिग्री दे दी गई है 2, तो अगर इसकी डिग्री बेटा 2 हो गई तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर इसकी डिग्री 2 दी गई है और इसको इक्वेट कर दिया जाए 0 के साथ, तो ये पॉलिनोमियल अगर उसको इक्वेट कर दिया गया 0 के साथ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के साथ इक्वेट कर दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसकी जो डिग्री का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा जाए, उसके टर्म में अगर डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा जाए, तो जो आपको मिलता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को उन्होंने डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पे कहते हैं कि अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे लिखा जाए, तो जो फॉर्म होता है बेटा वो हो जाता है आपका ax² + bx
और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसकी डिग्री 2 दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 ही हुआ। तो अगर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ये 3 टर्म है, इसकी डिग्री लगातार घटती हुई जा रही है हर एक टर्म की। तो ये क्या हो गया बेटा, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। इस लाइन को जरूर लिखिए, इसे लिखना मत छोड़िएगा। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। मान लीजिए अगर a 0 हो गया तो ये टर्म समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगा। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक बात और भी कहते हैं कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, ये रियल नंबर होने चाहिए। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। और आपसे पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए, कि जो इसमें से आप कुछ इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे पहचानिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए आपसे मिस्टर कहा कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक। और आपसे कह रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यूजुअली अगर इसको डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ भी पावर 2 लगा हुआ है, यहाँ भी पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब भी कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना हो तो उसे ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, चेक कीजिए क्या कुछ रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 2 2 जा 4x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 5x हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 7x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए क्या बचा है यहाँ पे 4x और ये 5x 9x हो गया, 9x और इस तरफ 7x को बुला लीजिए, यानी कितना बचा 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो अभी आपको क्वाड्रेटिक लग रहा था वो क्या निकला, लीनियर निकला। तो जब भी कभी आपको ये पूछे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा आप सिंप्लीफाई करने के बाद ही बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जितने भी नियम थे वो सारे इस पर अप्लाई होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब अप्लाई होंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी भी यहाँ पे कोई वेरिएबल जैसे x है वो रूट के अंदर आ रहा है, मान लीजिए आपको दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस रूट 5x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल में कभी भी किसी भी वेरिएबल की डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होती। जैसे आपने जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी उसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होती है और इंटीग्रल होती है, यानी इंटीजर के फॉर्म में होती है। तो वैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ रूट में है, यानी 1/2 हो रहा है। तो यानी ये क्वाड्रेटिक, इतना अगर देखा जाए इतना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर इतना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि px अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसको इक्वेट कर दिया जाए 0 के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लगेगी, ठीक। अब अगर आगे बात करें इसके सॉल्यूशन की, जैसे आप अक्सर पाएंगे किताबों में लिखा हुआ कि इसका सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन ये है कि नहीं है। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक, आपसे इन्होंने दिया और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन होना होता क्या है, जैसे सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस वेरिएबल की जगह पे जो वैल्यू दी गई है वो रखें तो क्या वो इज इक्वल टू में 0 हमें मिल रहा है, यानी सॉल्व करने पे क्या आपको 0 मिलेगा। अगर सॉल्व करने पे 0 मिल रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन नहीं है। बस इतनी सी बात है। जैसे अगर मान लीजिए आप x इज इक्वल टू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप क्या मिल जाएगा, अगर LHS में बात करूँ तो LHS में हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और माइनस 3। सॉल्व कीजिए, 3 3 9, 9 2 कितना हो गया 18, 5 3 15 और माइनस 3, यानी आपको मिल जाएगा 18 माइनस 18। सॉल्व करने पर कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी आपने LHS सॉल्व किया और आपको
RHS मिल गया। तो बेटा अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है x इज इक्वल टू 3 वो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का इतना ही मतलब होता है कि अगर हम x की ऐसी वैल्यू रखें या जो आपको दिया गया है अगर उसको रखने पे 0 मिल जाता है तो वो उसका सोल्यूशन है। इसी को आप रूट भी कहते हैं। रूट यानी आपको अगर रूट फाइंड करने के लिए कहा जाए यानी आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह रखने पर वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए। अब अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तो ये है कि आप फैक्टराइजेशन करके यानी आप उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके या उसमें फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि 6x² माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और सॉल्व करने के लिए आपसे कह रहा है कि यहाँ से इसे सॉल्व कीजिए या इसके रूट्स फाइंड कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए पहला तरीका आप अपनाते हैं कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है कि आप फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और मिड टर्म को उसके हिसाब से स्प्लिट करते हैं। जैसे आप जो है फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस 2 इंटू माइनस 2 आपको मिल जाएगा -12x²। आपको पता है कि जब यहाँ पे रिजल्ट निगेटिव में मिलता है, माइनस में मिलता है, तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पे ये मिड का टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, ये मिले, ठीक। अगर ये पॉजिटिव मिलता तो आपको ऐसे दो नंबर देखते जिनको ऐड करने में मिड का टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, लेकिन यहाँ माइनस मिला है। तो अब बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको माइनस करने पे x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x²। तो सिंपल सी बात है, आप अगर इसको रखेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 4x और माइनस 3x। बताइए 4x माइनस 3x माइनस करने पे आपको x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आप ब्रैकेट जरूर लगा दें, वरना यहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं। नॉर्मली बच्चे गलती करते क्या है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये माइनस अंदर नहीं जा पाता, तो बड़ी मिस्टेक होती है साइंस की। तो इसलिए यहाँ जरूर ब्रैकेट लगा लीजिए, स्पेशली तब जब यहाँ माइनस दिया हुआ। जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं आप तो मिलता है 6x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2x तो कॉमन ले लीजिए, 2 3 6 और माइनस यहाँ कितना बचा, 2 2 4। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से 1 तो कॉमन हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है, दोनों जगह पे 3x माइनस 2 है, आपने उसको बाहर निकाल लिया, बचा क्या है आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर अवश्य 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों नंबर 0 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इसको 0 मानेंगे, यानी 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई कितनी, 2/3। तो एक रूट हो गया x इज इक्वल टू 2/3, यानी अगर x इज इक्वल टू 2/3 इस पॉलिनोमियल रखेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब वैसे अगर यहाँ बात करें ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -1 हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। तो ये इसके रूट हो गए, ये इसके जीरोज हो गए। दो रूट आपको मिला, एक 2/3 मिला और एक -1/2 मिला, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि आप मिड टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके में। जैसे आपको इसके दो तरीके और दिए गए हैं, एक है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है आपका सिद्धाचार्य रूल्स, ठीक। दूसरा मेथड दिया गया है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आइए पहले समझते हैं ये मेथड है क्या। जैसे आपसे कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला की आइडेंटिटी आप बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे कभी कभार मोदी जी भी दोहराते रहते हैं अपने किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में। जब उन्होंने कहा था ना कि a+b का होल स्क्वायर, इंडिया और कनाडा वाला मीट थी, उसमें कहा था उन्होंने कि इंडिया एंड कनाडा आर द 2ab इन द फॉर्मूला ऑफ a+b का होल स्क्वायर। मुझे बड़ा देख के अच्छा लगा था कि अपने मोदी जी गणित पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। बहुत योग्य आदमी उनके मुँह से गणित के बारे में चीज़ें सुन के अच्छा लगता है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
और इसका माइनस वाला फॉर्म में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो अगर आप उससे कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड दिए गए हैं, किसी में कहता है कि बाद में अपॉन 2a से भाग कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए, याद मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तो समझाऊँ कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और इसको सॉल्व करना है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। समझिए कैसे सॉल्व करते हैं आप। देखिए आपको इस जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है इसको फॉर्म में, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसे कई जगहों पे ऐसे भी लिखा जाता है कि a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कई जगहों पे क्या कि मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, प्लस 2ab और माइनस 2ab पहले आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस जितना दिया गया है इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे इसमें। अब कैसे शुरू किया जाए, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से देखें तो आपका पहला टर्म यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया गया है ए स्क्वायर। तो मतलब तुम्हें पहला टर्म तो मिल गया एकदम आसानी से। देखो तो यानी ये जो पहला टर्म दिया गया है ये इसके पहला टर्म के बराबर है, यानी आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वहाँ लिखना मत, मतलब मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। अब देखो एक्स वाला टर्म और कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ए बी वाला टर्म दिया गया है। तो देखो एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये दिया गया, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यानी आपको दिया गया है कि 2ab इज इक्वल टू 6x, मतलब कि जहाँ पे यहाँ 2ab होगा वहाँ क्या दिया गया, 6x दिया गया। ये आपको समझना पड़ेगा। x वाला टर्म इसमें थे तो ये 2ab वाला हो गया। अब a की वैल्यू कितनी आई है, x आई है, तो 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 हो गया, और a की जहाँ क्या रखेंगे हम, a की जहाँ रखेंगे x, तो x से कैंसिल कर दिया। अब b की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, हमें b की वैल्यू मिल गई 3। तो यानी अब आपको b की वैल्यू मालूम चल गई। तो पहला टारगेट हमारा यही होता है कि b की वैल्यू फाइंड करना। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो ज़रा रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए कि b की वैल्यू कैसे फाइंड हुई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था। वहाँ से पहले हमने a की वैल्यू निकाल ली और फिर वहाँ से b की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से कंपेयर करके। तो अब इसको ज़रा कन्वर्ट करते हैं इसमें। देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 2, a की वैल्यू हो गई b और b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब a स्क्वायर माइनस 2ab, अब क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर लाओ भाई, ज़बरदस्ती लेकर आओ प्लस बी स्क्वायर, कुछ काम जबरन करना पड़ता है। तो बी स्क्वायर को ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं, यानी 3 के स्क्वायर को आप ज़बरदस्ती लेके आए। तो अब किसी की ज़बरदस्ती अगर लेके चले आए हैं तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो भाई इनको फिर बैलेंस रखने के लिए इस आपको -3 स्क्वायर करना पड़ा। और देखो साथ में यहाँ पे क्या चल रहा था, साथ में यहाँ चल रहा था +3। इनको मत भूल जाना, नहीं पता लगा ये बैलेंस करने के चक्कर में जो क्वेश्चन में 3 दिया गया उसको भूल जाओ, ऐसा कुछ मत करना। तो आपने पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस भाई इसको ले आए ताकि का फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ -3 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया 9 और +3 बराबर 0 हो गया, यानी हो गया आपका ये कितना आया भाई, ये हो गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर और -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। जैसे अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया और बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, भाई उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा +-√6। ध्यान रखिएगा जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो प्लस माइनस साथ रूट लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि √4 की जो वैल्यू होती है वो +2 भी होती है और -2 भी होती है। ठीक है, क्योंकि +2 × +2 करेंगे तब भी 4 मिलेगा और -2 × -2 करेंगे तब भी +4 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपकी 2 वैल्यूज मिलती हैं यहाँ पे। ये हो गया +-√6। अब आगे सॉल्व करेंगे, अगर 3 को उस तरफ भेजें तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 +-√6, यानी आपको x की 2 वैल्यूज़ मिली। एक मिल गया आपको x इज इक्वल टू 3 +√6 और दूसरा मिला x इज इक्वल टू 3 -√6। ठीक है, ये x की आपको 2 वैल्यूज़ मिली। तो ये हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर कुछ और क्वेश्चंस
हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, और कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड कीजिएगा, उस पर और बात कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपको लास्ट मेथड आता है आपका श्रीधराचार्य, जिसको आपको फॉर्मूला बेस्ड कहते हैं, यानी फॉर्मूला मेथड कहते हैं, कि फॉर्मूला लगा के उसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे याद है हम लोग के सर थे पुष्पेंद्र तिवारी सर, वो हम लोग कहते थे कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसे लास्ट में एकदम अप्लाई करना। श्रीधराचार्य एक तो भारत में बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए हैं, धराचार्य, तो ये भी भारत के ही थे। इन्होंने सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन दिया कि आप इसके थ्रू किसी भी टाइप का दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ax² + b + bx + c = 0 होता है। ठीक, a जहाँ पे 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर रियल नंबर। मैं बार बार आपको ये चीज़ लिखता हूँ क्योंकि बिना इसके ये डिफिनेशन क्लियर नहीं हो सकती कि ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, आपसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसका रूट फाइंड करने के लिए आपके पास इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक, यानी इसके थ्रू आप इसके जीरोज या रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी इसके 2 रूट्स होंगे, तो इन्होंने 2 रूट माने, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अल्फ़ा मान रहे हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कर लीजिएगा -b, ये b यही वाला b है बेटा, यानी x का कोफिशिएंट -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक, और इन्होंने कहा बीटा ले लीजिए, 2 रूट्स ले लें, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो बीटा में जहाँ यहाँ प्लस माइनस था, देखिए प्लस एक बार लिया जा चुका और एक बार क्या लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। -b -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो बस इन्होंने 2 चीज़ें बताई कि ये आपके एक अल्फ़ा रूट हो गया और एक ये बीटा रूट हो गया। और ये a b c यही वाले हैं कि a क्या है, x² कोफिशिएंट है, b x कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। बाद में इन्होंने इस b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा। क्या कहा, डिस्क्रिमिनेंट कहा, जिसको हिंदी में कहते हैं विवितकर। यानी आपको फॉर्मूला जो लिखा गया बाद में इसको ऐसे लिखा गया, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D से नोट करते हैं, -b ± √d / 2a। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट जब ये हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स इसके बाद, तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रीधराचार्य। चलिए इसके थ्रू कोई सॉल्व करते हैं इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था जो क्वेश्चन, उसी को समझते हैं श्रीधराचार्य के थ्रू और देखते हैं क्या वही आंसर आता है, कोई दूसरा आंसर आता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि x² था, हाँ x² ही था शायद, x² - 6x और +3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था। तो अगर इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करें तो ax² + bx और +c = 0 से, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1। भाई x² का जो कोफिशिएंट होता है वही a होता है। यहाँ पे आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 6। ये b और 6 मेरा एक जैसे लगता है, और b की वैल्यू मिलेगी -6 नहीं, सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -6, और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। अब फॉर्मूला क्या था, अगर आपको अल्फ़ा यानी पहला रूट फाइंड करना है तो -b, ठीक, और प्लस माइनस यहाँ लिखते हैं, आपका था -b ± √b² - 4ac / 2a। ये था, याद रखिए इनको हमेशा। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पहला रूट आपको फाइंड करना है, तो -b माइनस लगाया आपने, ये देखिए b की वैल्यू भी माइनस में है। तो गलती ये मत कीजिएगा कि दोनों माइनस, आप दोनों माइनस में एक माइनस को भूल जाए, दोनों माइनस लगाइएगा, एक माइनस फॉर्मूले वाला है और एक -b वाला है। तो ये हो गया -6। जब भी ऐसा दिखे कि 2 माइनस दिया गया है, यानी दोनों माइनस बवाल ये है, तो एक बार जरूर ब्रेकर लगा लीजिए। फिर आपने यहाँ प्लस किया √b² मतलब कितना, -6 का स्क्वायर
4ac, ए की वैल्यू क्या दी गई बेटा, ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 और सी की वैल्यू दी गई 3, अपॉन कितना हो गया बच्चे, अपॉन हो गया 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक, यही सेम काम आप कर लीजिए बीटा वाले में भी, दूसरा रूट यही सेम सब कुछ रहेगा, -6, बस जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कितना -6 का स्क्वायर हो गया, -4a इंटू सी, अपॉन कितना हो बच्चे, अपॉन हो गया 2 यानी 2 इंटू 1 हो गया। ठीक, ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया और इसको ऐसे रहने दीजिए और ये अंदर हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और -4 3 12 हुआ, अपॉन 2 बचा। ठीक, यहाँ बात की जाए बीटा की तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रूट के अंदर कितना बचा 6 का स्क्वायर 36 और 4 3 12 अपॉन 2a यानी 2 बचा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ बचा आपका 6 और प्लस यहाँ कितना बचा भाई, ब्रैकेट 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 24, यानी हो गया √24 अपॉन 2 और बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस √24 अपॉन 2। दिख रहा है ना यहाँ पे, √24 को अगर चाहो तो आप क्या ले सकते हो, √24 को आप अगर चाहें तो क्या ले सकते हैं भाई, इसको ले सकते हैं आप 4 इंटू 6 के फॉर्म में ले सकते हैं, 4 6 24 होता है, 4 इंटू 6 तो 4 इंटू 6 24 जा नहीं सकते हैं और इस रूट में से 4 की वैल्यू बाहर आ जाएगी यानी कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 प्लस 2√6 हो गया अपॉन 2 और यहाँ कितना बचा, बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2√6 अपॉन 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा काम है भाई। हमने क्या किया, हमने 24 को यहाँ ब्रेक कर लिया, 24 को हमने ब्रेक कर लिया किसके फॉर्म में, 4 6 24 होता है, 4 6 24 होता है और 4 का रूट कितना होगा 2 बाहर आ गया। ये सेम काम दोनों में किया। अब देखो ऊपर यहाँ पे भी 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 मैंने जैसे कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3 और प्लस √6 अपॉन 2 हो गया तो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी एक रूट कितना आ गया, एक रूट आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू आया 3 प्लस √6। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्लस √6 तो एक रूट ये हो गया, यही शायद हम लोग का पहली बार भी आया था। दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले में भी यही करना है, यहाँ जैसे 2 कॉमन लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा 3 माइनस √6 अपॉन 2 तो ये कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस √6। ठीक, तो ये अल्फ़ा और बीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक बार आया 3 प्लस √6 और एक बार आया 3 माइनस √6। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा सीधाचार्य का रूल। इसका डेरिवेशन मैं किसी ने आपको बता दूंगा, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कैसे आपका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था उसके बारे में। बाकी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सीधाचार्य। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है पहले समझिए। जैसे जब हम लोग अभी सीधाचार्य का नियम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लिखा था, याद है आपको। और मैंने कहा था कि इस बी स्क्वायर -4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं डी से डिनोट करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यही डिसाइड करता है कि जो रूट हमें मिल रहा है वो कैसा रूट होगा। नेचर ऑफ रूट मतलब कि जो रूट हमें दिया गया है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अब मैथ में नेचर का मतलब क्या होगा, नेचर कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइकोटॉमी लॉ जो आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, ट्राइकोटॉमी लॉ के तहत चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे आप। कहता है ट्राइकोटॉमी लॉ कि जब भी कभी हम किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर करते हैं तो या तो वे दोनों आपस में इक्वल होती हैं, या तो एक बड़ा एक छोटा, या तो एक छोटा एक बड़ा होता है। यानी अगर किसी नंबर की बात की जाए तो नंबर में अगर हम ट्राइकोटॉमी लॉ लगाते हैं तो नंबर या तो अगर 0 को बेस माने तो या तो 0 के बराबर आएगा, पहली कंडीशन। दूसरा या तो 0 के बड़ा आएगा या तो फिर 0 से छोटा आएगा। ये 3 कंडीशन होती है। तो यही है एग्जैक्टली नेचर ऑफ द रूट्स।
कि 0 से नीचे आने पे, 0 से कम आने पे क्या कंडीशन होती है, 0 से ज़्यादा आने पे यानी पॉजिटिव होने पे क्या कंडीशन होती है, और 0 के बराबर आने पे क्या कंडीशन होती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो आप देखते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a था। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पे सब कुछ सेम चल रहा था अल्फ़ा बीटा वाले में। एक बार प्लस के साथ आया था √6, एक बार माइनस साथ √6 आया था, आपको याद होगा अगर तो यानी यही केवल प्लस माइनस बी में एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ था, यही क्या था हम सब लोगों ने। तो यानी आपका जो लास्ट में डिसाइड होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो डी है यही डिसाइड करता है कि नेचर कैसा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 0 से बड़ी आई, किससे आई, 0 से बड़ी आई, जैसा कि पिछली बार हुआ था √6 आया था। अगर 0 से बड़ी आई तो आपने देखा कि आपको 2 रूट मिले। कितने मिले, 2 रूट मिले और दोनों अलग अलग मिले। तो ये आपकी कंडीशन होती है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो आपको 2 रूट मिलेंगे और दोनों कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अभी थोड़ा सा अगर रियल को लेके कंफ्यूज है रियल क्या होता है तो वेट कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, आपका कैसा रहेगा, रूट रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा यानी अलग अलग रहेगा। क्योंकि एक बार जो नंबर यहाँ आया, मान लीजिए जो भी नंबर यहाँ पॉजिटिव में आया, एक बार वो ऐड होगा और एक बार वो माइनस होगा, तो 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। फिर दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो जाए, किससे हो जाए, 0 से कम हो जाए। तो बेटा अगर ये 0 से कम हुआ तो समझिए दिक्कत क्या होगी, जब यहाँ 0 से कम होगा तो यानी निगेटिव में हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आपको फॉर्मेट ऐसा मिलेगा -b और ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -d मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये बताओ कि क्या कभी भी किसी निगेटिव नंबर का रूट निकल सकता है। जैसे आप जानते हैं कि √4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, +2 भी होती है और -2 भी होती है। लेकिन क्या √4 भी होता है, क्या कभी 4 कभी -4 के भी रूट निकलेंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर -2 निकालते हैं तो -2 × -2 दोबारा प्लस हो जाएगा, और अगर +2 निकालते हैं तो +2 × +2 +4 होता ही है। तो ऐसी कंडीशन पे इसके रूट जो है वो पॉसिबल नहीं होते, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। आप जाएंगे 11th में तो वहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, आयोटा समझाते हैं, तो वो बात की चीज़ें हैं। आप इतना समझिए कि अगर रूट के अंदर आपके निगेटिव नंबर्स मिलते हैं तो उनकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं, उनकी वास्तविकता में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई आप खुद सोचिए कि √-4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो क्या आप -2 लिखेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई करने पे तो 4 मिल जाता है। तो इसलिए आपकी वैल्यू कैसी आएगी, रियल नहीं आएगी। तो मतलब अगर रूट के अंदर निगेटिव मिल रहा है तो रियल नहीं है। मतलब अगर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो जाए, 0 से कम हो जाए, 0 से लेस हो जाए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी कैसी रहेगी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके रूट जो होंगे वो रियल में होंगे ही नहीं, आपको रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। और फिर तीसरा केस आता है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अब अगर 0 के बराबर होगी तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, यानी ये वाला टर्म, गौर से देखिए, ये वाला टर्म जो है ये पूरा 0 हो गया। तो बच्चे अगर ये टर्म पूरा 0 हो गया तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा -b/2a ही तो बचा, बोलो यही तो बचा, -b/2a। क्योंकि ये टर्म तो पूरा 0 हो चुका है, तो अब क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट आपको मिलने हैं। अब 2 रूट मिलने हैं, लेकिन जो ये प्लस एक बार लगता था तो एक पहला रूट मिलता था, एक बार माइनस लगता था दूसरा रूट मिलता था। अब वहाँ प्लस माइनस वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो अगर मान लीजिए बी की वैल्यू 6 आ रही है तो 6 में अब आप 0 जोड़ो और 0 घटाओ तो एट लास्ट आपको 6 ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन आती है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा वाला, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कंडीशन आती है तो यहाँ आपको दोनों रूट सेम मिलते हैं, रियल तो मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, रहेंगे तो रियल ही, रियल बट सेम। कैसे मिलेंगे, सेम, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करें या 0 माइनस करें दोबारा से आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में अभी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पे कि अगर रूट सेम है तो वहाँ पे कई सारे कांस्टेंट टर्म दिए जाते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है। तो वो सब हम लोग अभी आगे समझेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है और कैसे उससे निकालते हैं।
तो ये 3 नेचर होते हैं। जब 0 से ज़्यादा बड़ा होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की यानी डिस्क्रिमिनेंट की, तो रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हुई, 0 से कम हुआ, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बराबर 0 हो गया तो रियल तो होगा, रियल भी होगा और सेम भी होगा, मतलब अलग अलग नहीं होगी। जैसे यहाँ डिस्टिंक्ट था बट यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट। अब आगे बात करेंगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम जैसे वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक कंडीशन दी जाएगी, सिचुएशन दी जाएगी रियल लाइफ की, तो उसमें उससे रिलेटेड आपको कोई इक्वेशन फॉर्म करने रहेंगे और फॉर्म करके सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक जैसे वर्ड प्रॉब्लम में देखा जाए, दिया गया है द सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज 9। 2 नेचुरल नंबर दिए गए हैं, उनका सम 9 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और उनके रेसिप्रोकल का सम दिया गया है 1/2। कहना देन फाइंड द नंबर्स, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप सबने क्लास 8th में, क्लास 7th में खूब किए होंगे वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत करना है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9, 2 नंबर का सम 9 दिया गया, तो इसको हम एक तो ये कि एक को x माने और दूसरे को y माने, लेकिन वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा। आप इसको 1 वेरिएबल में ही कंसिडर करिएगा कि आपने मान लिया कि लेट द नंबर, द फर्स्ट नंबर इज x। हमने मान लिया कि पहला नंबर कौन सा बेटा? x है। कह रहे हैं कि दोनों नंबर का सम दिया गया 9, तो अगर पहला नंबर x हो गया, सो द सेकेंड नंबर विल बी, सो द सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा भाई? 2 नंबर का सम 9 है और एक x है, दूसरा कितना हो जाएगा? 9 - x हो जाएगा। बोलो होगा? फिर क्या रहे हैं, एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका कितना हो जाएगा? 1/9 - x हुआ। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों सम हो जाएगा बेटा 1/2। बात समझ में आ रही? कह रहे हैं एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 1/2। तो जैसा इसने कहा वैसा वैसा कर दिया। इनके रेसिप्रोकल यानी 1/x और ये 1/9 - x, दोनों का सम कितना हो गया बेटा? 1/2 हो गया। बहुत बेसिक सी बात है, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा x और ये हो गया 9 - x, ये ऊपर जाएगा तो ये बचा 9 - x और प्लस कितना हुआ? x हुआ, इज इक्वल टू हो गया 1/2। सॉल्व कीजिए, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 9 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 9x - x² इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 जाए कितना हो जाएगा? 18 इज इक्वल टू 9x और -x²। बताओ कोई दिक्कत? 18 ये हो गया और ये 9x - x² हो गया। सबको बुला लो इस तरफ, जैसे बुलाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस -9x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो जब भी कभी चीज़ों को अरेंज करो तो प्रयास करो कि वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही रहे, यानी उसकी जो टर्म की डिग्री हो वो घटते हुए टर्म में रहे, मतलब घटते हुए में। जैसे यहाँ पावर 2 था तो अपने पहले कर दिया, फिर पावर 1 था, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 18, तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे 9 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 18, तो सिंपल सी बात है 6x और 3x। चलिए ये हो गया x² - 6x और कितना हो गया 3x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो यूजुअली हम लोग हैबिचुअल होते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग के ही, तो पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। अगर नहीं होता तो फिर कुछ फॉर्मूला लगाना, कुछ भी करना, जो मर्जी वो करना। -6x - 3x और प्लस 18 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? अब देखो तुम्हें देखना चाहिए कॉमन यार। अब इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ कितना बचा? x - 6। यहाँ -3 कॉमन लिया तो कितना बचा? x - 6 इज इक्वल टू 0। -3 कॉमन लेते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ आपको बनाना है कितना है? x - 6 बनाना है, और केवल 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ -x + x बचेगा, इसलिए -3 कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ x - 3 हो गया और कॉमन x - 6 हो गया, फिर क्या बचा? x - 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप मानेंगे x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6 हो गया, और एक बार x - 3 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया।
अब आपके दो नंबर मिल गए, दो नंबर मिले, एक बार x की वैल्यू मिली 6 और एक बार x की वैल्यू मिली 3। तो मतलब आपका वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका वो नंबर होता है 6 भी और 3 भी। जैसे अगर 6 होगा तो उसका जो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दोनों का सम करेंगे तो दोनों के रेसिप्रोकल सम करेंगे, यानी 1/6 और प्लस 1/3। तो चेक कर लो, देखो आता है कि नहीं आता। 6 हो गया और ये 1 और ये 2, यानी कितना है 3/6, यानी 1/2 आ गया। सेम ऐसे उसको भी करेंगे, 3 और 6 मान करेंगे तब भी सेम आएगा, यानी जो हमने सॉल्व किया वो सही है। तो आपकी x के दो वैल्यूज आ गई, एक कितना है 6 आया और एक आया 3 आया। तो इस तरीके से भी आपके वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपके बेसिक थे इंट्रो के, इसलिए मैंने आपको आसान क्वेश्चन कराया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि आपको इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी की पॉइंट थे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हर एक टॉपिक पे आपको एक एग्जांपल लगवाया, ताकि एक क्वेश्चन लगवाया जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो अब इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग ऐसे शॉर्ट वीडियो में, कि आधे घंटे की वीडियो हो, 40 मिनट की वीडियो हो, उसमें जितने क्वेश्चन कवर कर पाएंगे प्रयास करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और थैंक्स कि आपने पूरा वीडियो देखा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।